बड़ी बड़ी बातें करने वाला नेतन्याहू आखिरकार अपने घुटनों पर आ ही गया। गजा को पूरी तरह खत्म करके मुकम्मल जीत हासिल करने की बात करने वाला नेतन्याहू एक बार फिर झुक गया। दुनिया के सामने अपनी ताकत का मुजाहिरा पेश करने वाले इजरायली पीएम ने अपनी हार की एक छोटी सी मिसाल पेश की है। वो ये है कि नेतन्याहू ने जंगबंदी की तजवीज पर बातचीत के लिए अपने एक डेलीगेशन को काहिरा के लिए रवाना किया है, जो इस बात का सबूत है कि नेतन्याहू ये जंग हार चुका है। जी हाँ, ये वही नेतन्याहू है जिसने 4 दिन पहले जंगबंदी के लिए पेश की गई तजवीज को खोखला और डेल्यूशनल बताकर मुस्लिम ममालिक के साथ सालिसी में मुलव्विस तमाम पार्टियों को ठेंगा दिखा दिया था और रफा में जंगी ऑपरेशन का हुक्म दे दिया था। नेतन्याहू ने बड़े यकीन के साथ कहा था कि गजा में जीत बस कुछ दिनों की बात है, हम मुकम्मल जीत हासिल कर लेंगे। लेकिन किसको पता था कि नेतन्याहू की अकड़ कुछ दिन बाद ही टूट जाएगी। नेतन्याहू एक तरफ तो दुनिया को दिखाने में लगा था कि वो जंग नहीं रोकेगा और पीछे नहीं हटेगा, लेकिन अंदर खाने उसने अपने डेलीगेशन को काहिरा भेजकर ये बता दिया है कि उस पर चारों जानिब से शदीद किस्म का प्रेशर है और वो बुरी तरह से बौखला चुका है। आपको बता दें कि आज काहिरा में मिस्र, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात, कतर, यूएस और इजराइल के आला अफसरान के बीच हमास इजराइल जंग को लेकर जंगबंदी की 3 फेज वाली तजवीज पर बातचीत का दौर जारी है। इस मीटिंग की सीधी मालूमात देने वाले 2 मिस्री डिप्लोमेट्स ने बताया है कि इजराइल और हमास के बीच जंगबंदी और कैदियों की रिहाई के मुआहदे को लेकर बातचीत चल रही है। मिस्र के अफसरान का कहना है कि मीटिंग में इस गारंटी के साथ 6 हफ्ते की जंगबंदी के मुआहदे के आखिरी ड्राफ्ट को तैयार करने पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। हमास और इजराइल मुकम्मल जंगबंदी की सिमत में बातचीत जारी रखेंगे। इसके अलावा एक वेस्टर्न डिप्लोमेट का कहना है कि नेगोशिएशन की टेबल पर 6 हफ्ते के लिए जंगबंदी की बात की जा रही है, लेकिन किसी भी मुआहदे पर पहुंचने के लिए अभी और काम करने की जरूरत है। आपको बताते चले, एक लंबे वक्त से पूरी दुनिया में इजराइल के खिलाफ एहतजाज जारी है और हाल ही में कई मुल्कों और आलमी तंजीमों ने बड़े सख्त अल्फाज में इजराइल के वहशियाना बमबारी की मजम्मत भी की। खुद इजराइल का जिगरी दोस्त अमेरिका तक तंग आ गया। जो बाइडेन ने नेतन्याहू को फोन कॉल के दौरान उन्हें गाली तक बक डाली। नेतन्याहू अपनी आदत के मुताबिक जंग की जिद पर अड़ा था और जो बाइडेन नेतन्याहू को सीज फायर के लिए कह रहे थे, लेकिन इतना समझाने के बावजूद नेतन्याहू जब नहीं माना तो बाइडेन ने उन्हें एक ऐसी गाली बक दी जिसका हम जिक्र नहीं कर सकते। आपको बता दें कि बाइडेन ने एक बयान में कहा कि वो 6 हफ्तों के लिए जंगबंदी की तजवीज पर जोर देना चाहते हैं, लेकिन व्हाइट हाउस में बाइडेन के साथ प्रेस से खिताब करते हुए जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला ने बाइडेन की सबके सामने मुखालिफत करते हुए आवाज बुलंद की और कहा 6 हफ्तों की नहीं, मुकम्मल जंगबंदी चाहिए। वहीं अब चीन भी पूरी दुनिया के बाद इजराइल के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहा है। चीन ने आज ही इजराइल को रफा में अपने तमाम फौजी ऑपरेशंस को रोकने की सख्त हिदायत दे डाली है। ये बात तो माननी पड़ेगी कि दुनिया मुसलमानों के कितने ही खिलाफ क्यों ना हो, लेकिन फिलिस्तीन के मामले में इजराइल पर पूरी दुनिया के सख्त दबाव के बाद इजराइल को आज अपने घुटनों पर आना ही पड़ गया। अब आने वाला कल ही ये बताएगा कि मिस्र में हो रही जंगबंदी और कैदियों की रिहाई की डील पर सहमति बनती है या नहीं। हमास इजराइल जंग को लेकर नेतन्याहू तो जबरदस्त प्रेशर झेल ही रहा है। इसके साथ ही अब फिलिस्तीनी जमीन कब्जाने वाले चरमपंथी इजरायली नागरिकों की भी खैर नहीं है। यूके ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों पर हमला करने के इल्जाम में 4 चरमपंथी इजरायलियों पर पाबंदियां लगाई हैं। ब्रिटेन के दफ्तर खारजा ने चारों चरमपंथियों के खिलाफ माली और सफरी पाबंदियों का ऐलान किया। इन चरमपंथियों के बारे में यूके का कहना है कि उन्होंने फिलिस्तीनियों के खिलाफ इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी की है। फॉरेन सेक्रेटरी लॉर्ड डेविड कैमरॉन ने कहा कि चरमपंथी इजरायली सेटलर्स फिलिस्तीनियों को अक्सर बंदूक की नोक पर धमकियां देते हैं और उन्हें जमीन से जबरदस्ती हटा रहे हैं, जो कि उनकी है नहीं। आपको बता दें कि ब्रिटेन का ये कदम अमेरिका की तरफ से गुज़िश्ता हफ्ते मकबूजा मगरिबी किनारे में फिलिस्तीनियों पर हमले के इल्जाम में इजरायली सेटलर्स पर पाबंदियों की मंजूरी के बाद सामने आया। कब्जे वाले गजा में जारी जंग के बीच लंदन और वॉशिंगटन की तरफ से ये पाबंदियां इजरायलियों के खिलाफ एक गैर मामूली कदम की नुमाइंदगी करती है। यूएस और यूके की तरफ से उठाए गए इन कदमों से चरमपंथी इजरायली सेटलर्स के हौसले पस्त होंगे और मजलूम फिलिस्तीनियों के घर नहीं छीने जा सकेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर किसान तहरीक लगातार बढ़ती जा रही है। कई दिनों से घेराबंदी कर रहे पंजाब और हरियाणा समेत कई रियासतों से किसान अब दिल्ली
कूच कर चुके हैं। किसानों को दिल्ली में घुसने से रोकने के लिए राजधानी के तमाम एंट्री पॉइंट पर हिफाजत के जबरदस्त इंतजाम किए गए। सिंगू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, झरौदा बॉर्डर, शंभू बॉर्डर, कालिंदी कुंज बॉर्डर, हर जगह सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। किसानों के इस विरोध प्रदर्शन की वजह से दिल्ली से सटे सीमाओं पर भीषण जाम लग गया। वहीं किसानों के दिल्ली चलो विरोध मार्च में शामिल युवाओं के एक समूह ने मंगलवार को अंबाला में शंभू बॉर्डर पर लगाए गए बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश की, जिसके बाद भीड़ को तितर बितर करने के लिए हरियाणा पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। बता दें, साल 2021 के प्रदर्शन की तरह इस बार भी किसान अपनी मांगों के लिए विरोध पर उतरे हैं। जो कुछ हो रहा है और जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि आंसू गैस, दिल्ली की सरकार जानबूझ करके किसानों की आवाज दबाना चाहती है। ये वही सरकार के लोग हैं जिन्होंने किसान को कहा कि उनकी आय दोगुनी हो जाएगी, फसल की कीमत मिलेगी, एमएसपी लागू करेंगे। हल्द्वानी नगर निगम ने गुज़िश्ता रोज अब्दुल मलिक के खिलाफ 2.44 करोड़ रुपए का रिकवरी नोटिस जारी किया है, जिसमें उसे नुकसान की भरपाई के लिए पैसे जमा करने को कहा गया है। हल्द्वानी में मदरसे को गिराने के दौरान हुए फसाद में सरकारी जायदादों को नुकसान पहुंचाया गया था। नगर निगम ने कहा कि मलिक की तरफ से मुबैना तौर पर किए गए नुकसान का शुरुआती तखमीना 2.44 करोड़ रुपए है और उन्हें ये रकम 15 फरवरी तक नगर निगम हल्द्वानी में जमा करने के लिए कहा गया है। नोटिस में अफसरान ने दावा किया है कि मलिक के हामियों ने मलिक बगीचा में तोड़फोड़ मुहिम चलाने गई टीम पर हमला किया और नगर निगम की जायदादों को नुकसान पहुंचाया। नोटिस में आगे ये भी बताया गया कि मलिक की तरफ से 15 फरवरी तक नगर निगम हल्द्वानी के हक में रकम जमा करने की उम्मीद है। इस रकम में 15 गाड़ियों के नुकसान के लिए 2.41 करोड़ रुपए और दीगर जायदादों के नुकसान के लिए 3.52 लाख रुपए शामिल हैं। नैनीताल के हल्द्वानी शहर में जुमेरात को हुए फसाद के सिलसिले में कम से कम 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से 25 गिरफ्तारियां नई हुई हैं। हल्द्वानी में हुई तशद्दुद के बाद लोग घरों या दुकानों पर रह रहे खास बिरादरी के किराएदारों को लेकर भी आगाह हो गए हैं। हिंसा के बाद शहर में ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां लोग खास बिरादरी के किराएदारों से अपने मकान और दुकानों को खाली करवा रहे हैं। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हुई हिंसा के बाद खौफ का असर शहर के दूसरे हिस्सों में भी देखने को मिल रहा है। बता दें कि दमू वाड़ुंगा के मल्ला चौफला इलाके में राजू आर्य के एक घर में किराए पर रह रहे खास बिरादरी के खानदान को हटाने के लिए कुछ लोग पहुंच गए और 5 दिन के अंदर उस खानदान से घर खाली करने को कहा गया है। इसके अलावा तारा सिंह मेहरा की किराए की दुकान को भी खाली करने के लिए भी किराएदार से बोल दिया है। बताते चले कि हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में कर्फ्यू जारी है। इसके अलावा दूसरे इलाकों से कर्फ्यू हटा दिया गया है। इससे पहले जुमे को भी कई इलाकों से कर्फ्यू हटाया गया था। उम्मीद जताई जा रही है कि हल्द्वानी में जल्द ही हालात मामूल के मुताबिक हो जाएंगे। ताहम चारों तरफ पुलिस, पीएसी और पैरामिलिट्री फोर्स का पहरा बरकरार है। पीएम नरेंद्र मोदी अपने 2 रोजा सफर के तहत यूनाइटेड अरब अमीरात के लिए रवाना हो गए हैं। आपको बता दें कि यूएई के अलावा वो 14 और 15 फरवरी तक कतर के सफर पर रहेंगे और इस दौरान पीएम यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ कई मौजू पर बात कर सकेंगे और अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का इफ्तिताह भी करेंगे। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने सफर पर रवाना होने से पहले सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी कि 13 से 14 फरवरी तक ऑफिशियल सफर पर यूनाइटेड अरब अमीरात और 14 से 15 फरवरी तक कतर का सफर कर रहा हूं। 2014 के बाद से ये यूएई की मेरी 7वीं और कतर की दूसरी यात्रा होगी। तो उन्होंने यूनाइटेड अरब अमीरात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मिलने को लेकर खुशी जताई। उन्होंने कहा, मैं अबू धाबी में यूनाइटेड अरब अमीरात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मिलने और हमारी जामे स्ट्रेटेजिक शिराकत दारी और आगे बढ़ाने पर वसी बातचीत करने के लिए खुश हूं। असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने असम में रह रहे लोगों को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। जी हां, उन्होंने कहा कि सूबे में 1.59 लाख से ज्यादा लोगों को अब तक गैर मुल्की करार दिया जा चुका है। यही नहीं, तकरीबन 90,000 से ज्यादा लोगों की मशकूका वोटरों के तौर पर पहचान की गई है। सीएम ने कहा कि सूबे में मशकूका वोटरों की शहरियत के मौजू से निपटने वाले 100 गैर मुल्की ट्रिब्यूनल मौजूदा वक्त में काम कर रही हैं। असम के सीएम हिमंत बिस्वा पीर को असेंबली में अपोजिशन पार्टी एआईयूडीएफ के एमएलए अमीनुल इस्लाम के सवाल का जवाब दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि सीएम ने असेंबली में इत्तला दी है कि ट्रिब्यूनल ने सूबे में 31 दिसंबर 2023 तक 1.59 लाख लोगों को गैर मुल्की घोषित किया है। उन्होंने बताया कि गैर मुल्की ट्रिब्यूनल ने पिछले साल के आखिर तक
3.37 लाख कुछ मामलों का निपटारा किया है, जबकि 96,149 मामले मुख्तलिफ ट्रिब्यूनल में जेरे इल्तिवा हैं। वहीं सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने कांग्रेस एमएलए शरमन अली अहमद के एक सवाल का जवाब देते हुए असेंबली में बताया कि आदादो-शुमार के मुताबिक आज की तारीख में रियासत में 96,987 मुश्तबा वोटर हैं, जिनमें से 41,275 मुश्तबा वोटरों को गैर मुल्की ट्रिब्यूनल का नोटिस मिलना अभी बाकी है। बिहार में जमीन खाली कराने गए 400 पुलिस जवानों और 12 बुलडोजर को खाली हाथ लौटना पड़ा। दरअसल बिहार के पूर्णिया जिले के अब्दुल्ला नगर वार्ड नंबर 42 में खसरा 120 की जमीन को खाली कराने के लिए बड़ी तादाद में करीब 400 पुलिस के साथ सदर एसडीएम और एसडीपीओ के अलावा कई थाने के पुलिस, बीडीओ, सीओ मौके पर पहुंचे थे, लेकिन लोगों के शदीद एहतजाज और हंगामे के चलते पुलिस को वापस लौटना पड़ा। इस बीच उन लोगों ने हाईकोर्ट का एक हुक्म भी दिखाया, तो लोगों से अपील की है कि वो लोग कोर्ट में जाकर अपना सबूत दिखाएं। कोर्ट के हुक्म पर इंतजामिया खाली करने के लिए आई है। इंतजामिया को कुछ भी सुनने का हक नहीं है। जो भी फैसला होगा वो कोर्ट के जरिए ही होगा। वहीं सदर एसडीपीओ पुष्कर कुमार ने कहा कि हाईकोर्ट के जरिए जिसके हक में हुक्म हुआ है, आज 400 पुलिस 1 दर्जन जेसीबी के साथ जमीन को खाली कराने आए थे, लेकिन यहाँ लोगों का एहतजाज हो रहा है। लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो गया है, लोग बेहोश होने लगे। ऐसे में लोगों के हालात को देखते हुए लोग आगे गौर करेंगे। कोर्ट के नुमाइंदे भी हैं, उनसे भी बात की जाएगी, उसके बाद फैसला लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट से हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और जमीयत उलेमाए महाराष्ट्र को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने दोनों के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई पर रोक लगाई है। दोनों इदारों पर लखनऊ के हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। इससे पहले 25 जनवरी को हाईकोर्ट ने जमीयत उलेमाए हिंद और उनके सदर मौलाना महमूद मदनी को राहत देते हुए उनके खिलाफ यूपी में चल रही कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। इसी की बुनियाद पर इन दोनों इदारों ने कोर्ट से राहत की मांग की थी। बता दें कि इसके पहले हलाल सर्टिफिकेट वाले मसनूआत पर पाबंदी के खिलाफ दायर अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट ने मरकज और यूपी सरकार को नोटिस जारी किया था। इन अर्जियों में पिछले साल 18 नवंबर को यूपी सरकार के फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जारी नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया। इस नोटिफिकेशन के तहत रियासत में हलाल सर्टिफिकेट वाले फूड प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज, सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन पर रोक लगा दी गई थी। इसके अलावा इन अर्जियों में हलाल सर्टिफिकेट जारी करने वाले इंस्टीट्यूशन पर लखनऊ के हजरतगंज थाने में एफआईआर को खारिज करने की मांग भी की गई। अर्जी गुजार का कहना था कि ये मसला सिर्फ उत्तर प्रदेश तक महदूद नहीं है, इसका असर मुल्क भर में पड़ेगा। अपने मजहबी अकायद के मुताबिक फूड प्रोडक्ट्स को चुनना और उनको खाने में इस्तेमाल करना लोगों की मजहबी आजादी के हक से जुड़ा मसला है। मुल्क की अजीम कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक और तारीख रकम कर दी है। रिलायंस 20 लाख करोड़ का मार्केट कैंप पार करने वाली मुल्क की पहली कंपनी बन गई है। तो पिछले 1 हफ्ते से कंपनी के शेयरों में लगातार उछाल जारी है। पिछले 2 हफ्तों के दौरान ही कंपनी के स्टॉक की मार्केट कैंप लगभग 1 लाख करोड़ रुपए बढ़ी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक्स ने 19 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा 29 जनवरी को ही छुआ था। साल 2024 में रिलायंस को लेकर सरमायाकारों में जबरदस्त जोश देखा जा रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 20 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा छूकर एक बार फिर भारतीय मार्केट में अपना दबदबा साबित कर दिया है। मुल्क की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को छोड़कर महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चव्हाण ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। उन्होंने मुंबई में बीजेपी ऑफिस में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन की है। आपको बता दें कि चव्हाण ने सोमवार को ही कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। उनके साथ आज कांग्रेस के पूर्व एमएलसी अमर राजूरकर भी बीजेपी में शामिल हो गए। वहीं उनकी ज्वाइनिंग के बाद देवेंद्र फडणवीस ने कहा, अशोक चव्हाण का बीजेपी में इस्तकबाल है। 2 बड़े नेताओं के बीजेपी ज्वाइन करने से बीजेपी की ताकत बढ़ेगी। वहीं अशोक चव्हाण ने आगे कहा, विरोधी पार्टी में रहते हुए भी बीजेपी नेताओं ने मुझ पर प्यार लुटाया है। मैंने हमेशा विकास और सकारात्मक राजनीति की है। मैंने कांग्रेस में ईमानदारी से काम किया है और अब बीजेपी में भी ईमानदारी से काम करूंगा। बीजेपी को मजबूत करने की कोशिश करूंगा। मध्य प्रदेश में बेरोजगारी, हरदा हादसा, अपराध, खवातीन हिफाजत को लेकर युवा कांग्रेस ने आज एहतजाज किया। इस दौरान पुलिस ने एहतजाज करने वाले युवाओं को तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। साथ ही आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। इसके बाद पुलिस ने कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया है। आपको बता दें कि रियासती सदर युवा कांग्रेस मध्य प्रदेश ने कहा कि बीजेपी हुकूमत ने जो वादे किए उनमें से एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया है। युवा कांग्रेस के जरिए जब रोजगार की मांग की गई तो नौजवानों के साथ तशद्दुद मोहन सरकार की बेशर्मी दिखा रही है। नाजरीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहें तहजीब टीवी। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।